आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जिसने हैवानियत की सभी सीमाएं पार कर दी थी। कोर्ट में जज ने भी निर्णय देते समय ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इस केस का कातिल लगभग 1,500 किलोमीटर की यात्रा करके आया था। 23 साल की प्रीति राठी दिल्ली की रहने वाली थी। वह बहुत ही होशियार और दिखने में सुंदर थी। प्रीति का सपना था कि उसे मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करना है, और उसका यह सपना सच भी हुआ जब उसका चयन हो गया और उसे बतौर नर्सिंग ऑफिसर नियुक्त कर लिया गया। सभी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब बस प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। प्रीति पहली बार मुंबई जा रही थी, इसलिए उसे छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी उसके साथ जा रहे थे। वे सभी 1 मई 2013 को मुंबई के लिए निकल पड़े और दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से उन्होंने गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उस दिन ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। जितने लोग सीटों पर बैठे थे उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े रहकर यात्रा कर रहे थे। भीड़ में एक युवक था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढक रखा था और सिर पर टोपी पहनी थी। वह बार बार प्रीति की ओर देख रहा था और यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की। दूसरे दिन सुबह 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंची। प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर गए। यहां से सभी अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने लगे। प्रीति को उस दिन थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। कुछ मिनट बाद भीड़ के कारण उसके और परिवार वालों के बीच फासला बढ़ जाता है। उसी दौरान अचानक किसी ने प्रीति की कंधे पर हाथ रखा। वह डर गई क्योंकि उसके घर वाले सभी आगे चल रहे थे। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही युवक दिखाई दिया जो ट्रेन में गमछा मुंह पर डालकर बैठा था। यह दृश्य प्रीति के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। प्रीति के कुछ करने के पहले ही वह युवक एक डिब्बा निकलता है और प्रीति की ओर कुछ फेंकता है। जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, अचानक प्रीति चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि किसी ने बेचारी प्रीति पर एसिड अटैक किया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड के कुछ छींटे उनके हाथों पर भी लगते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वो सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। जब उस युवक ने प्रीति पर तेजाब डाला, उसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी वहां नजदीक ही खड़ा युवक समीर शेख प्रीति की चिक सुनकर उसके नजदीक जाता है और उस डिब्बे को देखता है जिसमें एसिड रहता है। पहले उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसमें है क्या, लेकिन जब उसके हाथ पर उस डिब्बे में से एक बूंद गिरती है तब समीर का हाथ जलने लगता है और उसे समझ आता है कि प्रीति के मुंह पर एसिड फेंका गया है। फिर समीर उस हैवान युवक का पीछा करने लगता है और वह चिल्लाता है कि उसे पकड़ो, लेकिन कुछ ही पलों में वह हैवान युवक सभी को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। प्रीति काफी तकलीफ में थी और जख्म काफी गहरा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे बांद्रा के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। प्रीति का इलाज वहां शुरू हो जाता है। दूसरी ओर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्पॉट पंचनामा बनाने लगती है। भाभा हॉस्पिटल से समीर को छुट्टी मिल जाती है क्योंकि उसके जख्म गहरे नहीं थे। इसके बाद पुलिस उसे घटनास्थल पर बुलाती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करती है। इसी बीच एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है। प्रीति का जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू होता है वहाँ बर्न यूनिट नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। पुलिस प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन प्रीति की हालत इतनी गंभीर थी कि वह कुछ बोल नहीं पाती। उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था और गर्दन पर गंभीर घाव थे, जिससे पुलिस के लिए उसका बयान लेना संभव नहीं हो पाता। हालांकि प्रीति के शरीर पर गहरे जख्म थे, लेकिन उसका हौसला टूट नहीं था। वह जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी और पुलिस की मदद करने के लिए पेपर पर लिखकर जवाब दे रही थी। दूसरी ओर विभिन्न स्थानों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस पर भारी दबाव था कि वे तुरंत अपराधियों को पकड़ें।
लेकिन समस्या यह थी कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। घटना के समय स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस एक स्केच तैयार करती है और अपराधियों की तलाश शुरू करती है। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक युवक प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति के हालचाल पूछता है। पवन, जो एक बीटेक छात्र था, उसका प्रीति से पुराना परिचय था। तनु इस बात की जानकारी अपने पिता अमर सिंह राठी को देती है। वह तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसे घटना के बारे में कुछ जानकारी हो। वही दूसरी ओर घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मदद से पुलिस गुनहगार का स्केच बनाती है और उसे प्रीति को दिखाते हैं। प्रीति बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वह पेपर पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। यह जानकारी पुलिस के लिए एक नई दिशा में बढ़ने का अवसर थी, क्योंकि प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इनमें से कोई एक था। प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया था और पवन ने फोन करके प्रीति का हालचाल भी जाना था। इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और वह जानना चाह रहा था कि प्रीति जिंदा है या नहीं। पुलिस ने पवन कुमार को शक के दायरे में लेते हुए जांच शुरू की और तुरंत उसकी तलाश में लग गई। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पवन की गिरफ्तारी से लोगों का गुस्सा और भड़क गया और वे उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। वहीं दूसरी ओर प्रीति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रीति के अस्पताल में कई सर्जरी की गई, लेकिन उसकी हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ती गई, क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लगा कि प्रीति की स्थिति ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उन्होंने तुरंत उसे रेफर करते हुए मुंबई हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसे बेहतर इलाज मिल सके। सरकार की ओर से भी प्रीति को बेहतरीन इलाज देने की व्यवस्था की गई और देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाई गई, जिन्हें प्रीति के इलाज का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन प्रीति की हालत बिगड़ती रही और अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने के कारण प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली गई। प्रीति की मौत की खबर ने पूरे देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। प्रीति का पोस्टमार्टम हुआ और उसका शव अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया, लेकिन उसके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। जब सरकार ने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया, तब पूरे सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया गया। सभी की एक ही मांग थी कि प्रीति के कातिलों को कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने पवन कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने जानकारी जुटाई कि 2 मार्च 2013 यानी घटना के दिन पवन मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था। पुलिस ने भी उसकी फोन लोकेशन की पुष्टि की, लेकिन यह जानकारी प्रीति के पिता ने हासिल की, जो पुलिस की नाकामी थी। इसलिए उन्होंने कोर्ट में एक रिटर्न पिटीशन दर्ज की और सीआईडी मुंबई से जांच की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और मामले की जांच सीआईडी मुंबई को सौंप दी गई। जैसे ही सीआईडी मुंबई को मामला सौंपा गया, वे सबसे पहले प्रीति राठी के घर पहुंचे और जानकारी जुटाने का काम शुरू किया। सीआईडी के अधिकारी प्रीति के कुछ करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। इस दौरान एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। अंकुर ने प्रीति से शादी करने का इरादा भी जताया था, लेकिन प्रीति ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। रिश्तेदार के मुताबिक इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने उससे पूछा कि 1 जनवरी 2013 को वह कहां था। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाया और अपने बयान को बार बार बदलने लगा। पुलिस को यह भी ध्यान में आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जलने के निशान हैं, जो एसिड से जलने के परिणाम हो सकते हैं। अंकुर के बार बार बयान बदलने और उसके हाथों पर जख्म देखकर पुलिस का संदेह और बढ़ जाता है। अंततः पुलिस अंकुर को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई ले आती है। मुंबई पहुंचकर उससे गहन पूछताछ की जाती है और थोड़े समय में यह स्पष्ट हो जाता है कि एसिड फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज देती है। अस्पताल से लौटने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। इस दौरान अंकुर बताता है कि वह वास्तव में प्रीति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उसे मना कर दिया था। इस मना करने से वह काफी चिढ़ गया था। इसी बीच प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार था।
इस वजह से उसके घर वाले उसे ताने मारने लगे, जिससे अंकुर को प्रीति से और जलन होने लगी। इसी कारण उसने तय कर लिया कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति की नेवी में नौकरी की खबर आसपास के लोगों में फैल चुकी थी। लोग जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाने वाली है। अंकुर को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए वह ट्रेन में सवार हो गया। अंकुर ट्रेन के भीतर प्रीति पर एसिड फेंकने की योजना बना रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे यह करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा प्रीति के माता पिता भी उसके आसपास सतर्क थे, जिससे अंकुर को अपनी योजना पर अमल करने का कोई अवसर नहीं मिला। सुबह 4 बजे अंकुर ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा हुआ ताकि यदि प्रीति वहां आए तो वह अपना काम कर सके, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई, जिससे उसका यह प्लान भी विफल हो गया। आखिरकार जब प्रीति ट्रेन से उतरने वाली थी, तब अंकुर ने उस पर एसिड फेंक दिया। अंकुर ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबूत पेश करना एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत जुटाने में जुट गई। सबसे पहले यह पता लगाया गया कि अंकुर को एसिड किसने दिया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नामक एक दुकानदार से एसिड खरीदा था। अंकुर ने दुकानदार से कहा था कि वह अपनी बैटरी की दुकान के लिए एसिड खरीदना चाहता है। अंकुर ने दुकानदार से ज्यादा मात्रा में एसिड खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन पहले वह सैंपल देखना चाहता था। दुकानदार ने उसे एक हॉर्लिक्स के डब्बे में लगभग 2 लीटर एसिड दे दिया। सबूतों को और मजबूत करने के लिए अंकुर के फोन की डिटेल निकाली गई। यह पता चला कि 1 मई को वह निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर थी। अंकुर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने गवाहों के सामने पहचान परेड आयोजित की। पहचान परेड के दौरान कई लोगों को एक साथ खड़ा किया गया, जिसमें अंकुर भी शामिल था। इसके बाद उन गवाहों को बुलाया गया जिन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने एसिड फेंकने वाले को देखा है। गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख शामिल थे, जिन्होंने अंकुर को देखते ही तुरंत पहचान लिया और पुलिस को बताया कि यह वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर ने एसिड फेंका और पीछे मुड़ा तो उसके चेहरे से गमछा गिर गया था। एक और गवाह ने बताया कि उसने अंकुर को रात को ट्रेन में देखा था, जब लगभग 4 बजे वह टॉयलेट के पास खड़ा था। इस मामले में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी मानते हुए चार्जशीट दाखिल की गई और मामला स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू हुआ। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जब अंकुर को कोर्ट में लाया गया तो वह अक्सर मुस्कुराते हुए आता था और कई बार विक्ट्री साइन भी दिखाता था। कोर्ट में पुलिस ने कुल 37 गवाह पेश किए। समीर, सलीम और सलमान ने अंकुर की पहचान करते हुए गवाही दी। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद स्पेशल कोर्ट ने प्रीति राठी के अपराधी अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले की पैरवी कर रहे जज ने अंकुर की इस दरिंदगी को किसी भी महिला के खिलाफ की गई सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि इस एसिड अटैक के कारण प्रीति का चेहरा इतना बुरी तरह जल गया था कि यदि उसने अपना चेहरा देखा होता तो शायद वह उस दिन खुद को मार लेती। यह टिप्पणी अंकुर की दरिंदगी को स्पष्ट करती है। जब जज ने अंकुर को फांसी की सजा सुनाई तो उसके चेहरे पर जरा भी डर का भाव नहीं था। उसने प्रीति के साथ जो कुछ किया, प्रीति के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। मुंबई सेशन कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बावजूद अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। प्रीति के साथ जो दर्द हुआ और उसके माता पिता को जो सहना पड़ा, उसके सामने उम्र कैद की सजा भी कम लगती है, चाहे वह फांसी की सजा ही क्यों ना हो। इस वीडियो का मकसद किसी को दुखाना नहीं है और इस वीडियो में जो फोटोज आपने देखे उसमें से कुछ एआई के मदद से बनाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो